तो लॉन्डो फिर से बहुत दिनों बाद स्वागत है तुम्हारा एक और नई धांसूदार वीडियो के अंदर। और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि इतने दिनों से मैं कहाँ गायब था। उसके बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। फिलहाल जिस टॉपिक के लिए वीडियो है, यानी कि टॉप 10 ऐसे कैरेक्टर जिनके चांसेस है गोकू को हराने के लिए और उनके कितने % चांस है गोकू को हराने के सारे आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको आज की वाली वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10। और फिर तभी कुछ हुआ। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। इजुकू मिडोरिया फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। माई हीरो अकेडमिया के अंदर सबके पास कॉल्स होते हैं और हमारे इजुकू मिडोरिया के पास है वन फॉर ऑल, जिसकी वजह से उसके अंदर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, फ्लाइंग एबिलिटी, ब्लैक वेब और स्मोक स्क्रीन भी। बट मिडोरिया की बॉडी इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इतनी पावर को हैंडल कर सके, इसलिए अगर वो गोकू से लड़ता है तो वो कुछ ही पंचेस में अपनी ही बॉडी को डैमेज कर लेगा। अगर मिडोरिया अपना 100% भी लगाता है तब भी वो गोकू के बेस फॉर्म को भी नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू की बेस फॉर्म में इतनी ताकत है कि वो किसी भी प्लेनेट को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट मिडोरिया काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। बट एमएचए के वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे अलग अलग क्वाड्स होते हैं और एमएचए के वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारे ऐसे भी कैरेक्टर्स हैं जो गोकू को टक्कर दे सकते हैं, जैसे तोमोरा शिगाराकी, जिसका क्वर्क ये है कि वो किसी को भी अगर टच करता है तो वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद आता है एक और कैरेक्टर जिसका नाम है शिंसो, और इसका क्वर्क ये है कि अगर कोई भी इसकी बात का जवाब देगा तो वो वहीं पर ही ब्रेन वॉश हो जाएगा। बट ये सब मिलने के बाद भी गोकू का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड पूरे यूनिवर्स को मिलाने के बाद एमएचए के चांस बनते हैं 10%। नंबर 9। लूफी फ्रॉम वन पीस। लूफी की बॉडी बिल्कुल बबलगम जैसी है, जिसकी वजह से वो अपने हाथ और पैरों को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर सकता है और यही उसकी स्पेशल एबिलिटी में से एक है। और उसको ये एबिलिटी डेविल फ्रूट खाने की वजह से मिली थी। और उसी के साथ साथ लूफी के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है और काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी है, और यहाँ तक कि उसके पास हाकी भी है। और इतना ही नहीं, उसके पास गियर 5 से लेकर गियर 5 तक की फॉर्म भी है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लूफी गोकू को नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बात इचिरो ओडा सर ने ही कंफर्म करी है कि लूफी का गियर 5 गोकू के सुपर सैयन जितना पावरफुल भी नहीं है। और यहाँ तक कि पूरे वन पीस वर्ल्ड के अंदर कोई इतना पावरफुल है ही नहीं कि वो गोकू को हरा सके, यानी कि वन पीस यूनिवर्स का परसेंटेज होता है 25%। नंबर 8। एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। एरन के पास है टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की पावर, जिसकी वजह से वो एक 16 मीटर लंबे टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसमें उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, वो फाउंडिंग टाइटन और कोलोसल टाइटन जैसे टाइटनों में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और अगर एरन एक बार फाउंडिंग टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो लगभग 12 लाख कोलोसल टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है रंबलिंग के लिए, जैसा उसने करा भी था। अपनी टाइटन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद एरन की स्पीड, इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ सब बढ़ जाती है, और यहाँ तक कि उसके पास हीलिंग एबिलिटी भी आ जाती है। बट इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एरन गोकू का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। गोकू काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो एरन के सारे कोलोसल टाइटन्स को बहुत आराम से मार सकता है, और पूरे के पूरे अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एरन ही है। तो इसका मतलब अटैक ऑन टाइटन वर्स का परसेंटेज बनता है 3%। नंबर 7। हिनोकामी कागुरा। तांजीरो फ्रॉम डीमन स्लेयर। तांजीरो एक डीमन स्लेयर है जो कि काफ़ी सारे डीमंस को मार चुका है, और अभी के टाइम पे तांजीरो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और उसके पास काफ़ी सारी स्किल्स है, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सेंस ऑफ स्मेल। और इतना ही नहीं, उसके पास है हिनोकामी कागुरा AKA सन ब्रीदिंग, जो कि पूरे डीमन स्लेयर की सबसे ज़्यादा पावरफुल एंड सबसे ज़्यादा खतरनाक ब्रीदिंग टेक्निक है। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी तांजीरो गोकू का बाल भी बाका नहीं कर सकता। गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अगर एक फूंक मार देना तो ये तांजीरो उड़ जाए। डीमन स्लेयर वर्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है यूरिची, और दूसरे नंबर पे आता है मुजान। अगर वो दोनों मिलकर भी गोकू से लड़ते हैं तब भी वो गोकू का कुछ नहीं कर सकते। गोकू इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो पूरे के पूरे डीमन स्लेयर को मिलाकर उनकी परसेंटेज बनती है 1%। नंबर 6। गॉन फ्रॉम हंटर हंटर। गॉन के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर होता है पूरे हंटर हंटर यूनिवर्स के अंदर।
और आप इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस तरीके से लगा सकते हो कि एक छोटा बच्चा होने के बावजूद भी इसने हंटर हंटर एग्जाम को काफी आसानी से पास कर लिया था और आगे जाके गॉन नैन में भी मास्टरी हासिल कर लेता है, जो बिल्कुल की तरह होती है ड्रैगन बॉल के अंदर। सीरीज में आगे जाके गॉन अपने आप को सैक्रिफाइस कर अपनी सारी की सारी स्ट्रेंथ एक बार में अनलॉक कर लेता है, जिसकी वजह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ हंटर हंटर के अंदर। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी गॉन गोकू को नहीं हरा सकता। बट हंटर हंटर यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से अलग है, क्योंकि इसके अंदर होती है एबिलिटीज और इसी में एक कैरेक्टर होती है नानिका, जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो कोई सी भी विश ग्रांट कर सकती है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल के शेनरॉन की तरह। बट उसमें नानिका को काफी ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर हम लोग रिस्क को हटा दें तो सिर्फ और सिर्फ पूरे हंटर हंटर वर्स में नानिका ही है जो गोकू को हरा सकती है। और ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है, किसी को भी नहीं पता कि नानिका कैरेक्टर आखिरकार आई कहां से है। बट नानिका को एक और दिक्कत है कि अगर आपको नानिका से विश मांगनी है तो उसके लिए आपको नानिका के 3 टास्क को पूरा करना होगा, और अगर आप तीनों टास्क पूरे कर लेते हो तब जाके आप नानिका से अपनी विश मांग सकते हो। तो अब हंटर हंटर यूनिवर्स की परसेंटेज बनती है 35%। नंबर 5, आस्था फ्रॉम ब्लैक क्लोवर। ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड के अंदर सबके पास कोई ना कोई मैजिक होता है, लेकिन अपने आस्था के पास कोई भी मैजिक नहीं होता, और उसी वजह से आस्था इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है फिजिकली। और आस्था के पास एंटी मैजिक भी होता है, जिसकी वजह से वो कोई से भी मैजिक को बहुत आसानी से रोक सकता है। लेकिन गोकू के पास कोई मैजिक्स नहीं है, तो गोकू का कुछ नहीं होने वाला उस ट्रिक की वजह से। और यहाँ तक कि आस्था के अंदर एक डेविल भी है, बट डेविल होने के बावजूद भी आस्था गोकू को नहीं हरा सकता। बट ब्लैक क्लोवर के अंदर एक ऐसा बंदा है जो गोकू को हरा सकता है, और वो है जूलियस। जूलियस एक विजार्ड किंग होता है जो कि पूरे ब्लैक क्लोवर के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और उसके पास एक मैजिक भी होता है जो कि होता है टाइम स्किप, जिसमें वो किसी की भी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को वन शॉट भी कर सकता है। जब गोकू हिट से लड़ रहा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि हिट के पास होती है टाइम स्किप टेक्निक, बट ये टेक्निक टाइम स्किप से थोड़ी अलग है। और अगर जूलियस अपने गोकू को छूता है तो वो उसकी एज को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से गोकू की डेथ हो सकती है। और पूरे ब्लैक क्लोवर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जूलियस ही है जो गोकू को हरा सकता है, यानी कि ब्लैक क्लोवर वर्ल्ड का परसेंटेज बनता है 40%। नंबर 4, नारुतो फ्रॉम नारुतो शिपुडन। पूरे नरूटो यूनिवर्स के अंदर नरूटो ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और नरूटो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी फॉर्म्स है। और अगर आपको अपनी सारी की सारी फॉर्म्स जाननी है कि नरूटो के पास कौन कौन सी क्या क्या फॉर्म है, तो आप इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो। खैर, अभी हम लोग जिस फॉर्म की बात कर रहे हैं उसमें से आती है सेज मोड, कुरामा चक्र मोड, 6 पाथ ऑफ सेज मोड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसका बैरियन मोड। तो नरूटो के पास इतनी सारी फॉर्म्स होने की वजह से नरूटो गोकू को बहुत अच्छी टक्कर दे सकता है। नारुतो ना ही तो अपने सेज मोड के अंदर, ना ही अपने केसीएम मोड के अंदर, ना ही अपने 6 पाथ ऑफ सेज मोड के अंदर नारुतो से जीत सकता है, लेकिन वो जिस मोड के अंदर जीत सकता है वो मोड है बैरियन मोड। नारुतो बैरियन मोड के अंदर तब ट्रांसफॉर्म होता है जब कुरामा अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, तब नारुतो ट्रांसफॉर्म होता है बैरियन मोड के अंदर। बैरियन मोड के अंदर नारुतो के पास काफ़ी ज़्यादा सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर फ्लेक्सिबिलिटी, सुपर रिलायबिलिटी, सुपर एंड्योरेंस, और यहाँ तक कि उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी तेज हो जाते हैं। उसका ताई जुत्सु, उसका निन जुत्सु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और यहाँ तक कि बैरियन मोड के अंदर नारुतो के पास काफ़ी स्पेशल एबिलिटी आ जाती है, जो एबिलिटी है उसकी एज ड्रेन कर लेना। नारुतो इस एबिलिटी के अंदर किसी को भी अगर टच करता है तो उसके एज को बढ़ा सकता है। इसी वजह से उसने मोमोशिको को बहुत आराम से हरा दिया था। अगर नारुतो के पंच गोकू पे लैंड होते हैं तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा जल्दी जाएगी, जिसकी वजह से गोकू के चांसेस है हारने के लिए। बट इस फॉर्म की सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत सिर्फ एक है, वो है इस फॉर्म को तुम लोग बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए और सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर कुरामा मर गया तो फिर तुम इस फॉर्म को कभी वापस से यूज़ नहीं कर पाओगे। और नारुतो सीरीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नारुतो ही है, तो नारुतो यूनिवर्स के चांसेस बनते हैं 50%। नंबर 3, देंजी फ्रॉम चैनसो मैन। देंजी पहले एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन आगे जाके देंजी ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक खतरनाक से चैनसो मैन के अंदर, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड भी आ जाती है। इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसके हाथों में और उसके चेहरे पर एक चैनसो आ जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देंजी के पास कोई चांस ही नहीं है कि वो गोकू को हरा सके, और पूरे चैनसो मैन के वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं जो गोकू को टक्कर तक दे सके, यानी कि चैनसो मैन के वर्ल्ड के परसेंटेज बनती है 0%। नंबर 2, छलावे की दुनिया।
ये है अनंत काल। सातोरू गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। जुजुत्सु काइसन के पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अपना गोजो सातोरू, और उसके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ भी है जैसे कि 6 आइज और लिमिटलेस, जिसको तुम लोग इन्फिनिटी भी कहते हो, जिसकी वजह से गोजो को कोई छू तक नहीं सकता। और यहाँ तक कि उसके पास उसका डोमेन एक्सपेंशन भी है, जिसके अंदर अगर गोकू एक बार फंस जाता है तो उसको वहाँ से निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और क्योंकि गोजो के पास इन्फिनिटी है तो उसको मुक्का मारना और छूना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। और यहाँ तक कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी जैसे कि रेड और ब्लू भी है, जिसको अगर वो दोनों को मिलाता है तो वो बनता है पर्पल, और अगर वो अपने पर्पल को 100% पोटेंशियल पे लेके जाता है तो वो बनता है होलो पर्पल। और अगर एक बार गोजो ने होलो पर्पल किसी के ऊपर मार दिया तो उसका घी खत्म होना कन्फर्म है। मांगा के अंदर उसने सुकुना के ऊपर होलो पर्पल मारा था और सुकुना को जन्नत के दर्शन हो गए थे। होलो पर्पल ऐसी टेक्निक है कि जिसके आगे कोई भी आता है तो वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन हमारे गोकू के ऊपर होलो पर्पल का कुछ यूज़ नहीं होने वाला, क्योंकि गोकू ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की टेक्निक हकाई तक को मास्टर कर रखा है, जिसका उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा था, जिससे सब इरेज हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डोमेन एक्सपेंशन की तो यहाँ पर गोकू को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर गोकू एक बार डोमेन एक्सपेंशन के अंदर फंस गया तो उसको उसके अंदर से निकलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हमारे गोकू भाई के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से गोजो के डोमेन से आराम से निकल जाएगा। तो डोमेन एक्सपेंशन का गोकू पे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और इसके बाद आता है अपने सेकंड नंबर पर सुकुना गोजो के बाद, और सुकुना भी गोकू का कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब जेजेके के यूनिवर्स की टोटल परसेंटेज होती है 35%। नंबर 1, मैं वो हूं जो तुम जैसों को रोकने के लिए बना हूं। साइतामा फ्रॉम वन पंच मैन। आप में से काफ़ी सारे लोग साइतामा के लिए ही रुके होंगे, तो आप में से जिनको साइतामा के बारे में नहीं पता उनको मैं बता दूं कि साइतामा एक ऐसा करेक्टर है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग में ट्रांसफॉर्म हुआ है। वो लगातार रोज 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स और 10 किलोमीटर रनिंग करने के बाद इतना पावरफुल हुआ है। लगातार 3 साल तक ये रूटीन उसने रोज फॉलो किया और उसके बाद वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि वो अब किसी भी विलन को सिर्फ और सिर्फ एक पंच के अंदर हार सकता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी साइतामा गोकू का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि गोकू के पास है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी टेक्निक। लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि साइतामा गोकू को बहुत आराम से हरा सकता है। तो अगर आप लोगों को देखना है कि साइतामा और गोकू में से कौन ज़्यादा पावरफुल है तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। जिनको क्या लगता है आप अपने ओपिनियंस भी जरूर देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें साइतामा और गोकू के पावर्स को कंपेयर करके देखा जाए कि कौन जीतेगा, तो उसके बारे में भी बताना, मैं उस वीडियो को जरूर बनाऊंगा। आप में से जो लोग सिर्फ और सिर्फ वीडियो को टाइटल और वीडियो के थंबनेल को देखकर आए थे, अब वो जा सकते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं उस बारे में कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम आ रखी थी, जिसकी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो रिकॉर्ड्स करने का। लेकिन अब मैं वीडियो को आराम से रिकॉर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास अब टाइम आ चुका है। तो ऐसे ही कंसिस्टेंटली वीडियो आती रहेंगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, और मैं मिलूंगा आप लोगों को ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।